This one is the second part of this paper in which we discuss section B. Section B contain question number 17 to question number 21 in which certain internal options are also given. We answer all these problems. The first problem is means question number 17. The half-life of radioactive decay of carbon-14 is 5730 years. An archaeological artifact containing wood had only 80% of the carbon-14 found in living tree. Estimate the age of the sample. तो जब फर्स्ट ऑर्डर कंटेक्स्ट में आपको कोई प्रॉब्लम इस तरीके से दिया जाता है जिसमें किसी एक कंडीशन का टाइम दिया जाएगा और दूसरे कंडीशन में आपसे टाइम पूछा जाता है, तो दोनों कंडीशन को एक साथ इक्वेट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज अगर हाफ लाइफ दिया जाता है तो इसका रिलेशन आपको के साथ क्या है पता है, 0.693 बाई टी हाफ। तो यहाँ सबसे पहले आप के निकाल लेते हो, फिर उसी के को दूसरी कंडीशन के लिए यूज करोगे और आपका ये सॉल्व हो जाता है। तो अभी हम दोनों कंडीशन को एक साथ यूज करके और इसको सॉल्व करेंगे। आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हम लोग रिलेशन क्या लिखते हैं, 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन एट टाइम टी। जिस कंसंट्रेशन पे बात होगी वहां पे कितना कंसंट्रेशन उसका लेफ्ट है वही लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लिखोगे इसको टी हाफ के लिए, तो टी हाफ में आप इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा 100 लोगे और जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो 50 लोगे, क्योंकि टी हाफ में आधा अमाउंट डिकम्पोज हो चुका होता है, आधा लेफ्ट रहता है, इसलिए 50 यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। सेम ऐसे दूसरी कंडीशन में अब कह रहा है कि 80% वहां पे कार्बन 14 आपको अभी लिविंग मैटर के अंदर प्रेजेंट है, मतलब ये 80% आपका लेफ्ट है। तो आप अगर इनिशियल को 100 लोगे तो जो बचा हुआ अमाउंट होगा उसको 80 लेना है। उन्हीं दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तो इसको हम एक बार फिर से लिख रहे हैं, 2.303 बाई टी हाफ जिसकी वैल्यू है 5730 लॉग यहाँ पे हो जाएगा इनिशियल 100 बचा हुआ 50, ये इक्वल होगा 2.303 बाई टी जो आपको बताना है, लॉग इनिशियल 100 रखेंगे और यहाँ पे जो लेफ्ट अमाउंट है वो 80, इसी को सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पे ये लॉग 2 आ जाएगा, 2.303 को कैंसिल कर देंगे और लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, नीचे 5730 है, ये इक्वल हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं log 10 माइनस 8 को लिखोगे 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 3 log 2। log 10 की वैल्यू 1 होती है और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, और इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 0.0970 के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसको यूज कर लो तो रिलेशन आपका बन गया 0.0970 बाई टी। अब यही टी आपको बताना है, तो टी हो जाएगा 5730 इंटू 0.0970 डिवाइडेड बाई 0.3010। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो लगभग 1845 ईयर्स के आसपास आ जाएगा। यहाँ पे हमने इसको अप्रॉक्स में लिखा हुआ है, ये आंसर अप्रॉक्स में आएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। जब कोई भी सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन, और नॉन आइडियल सोल्यूशन या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है या फिर नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो जब ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो वहां पे डेल्टा वी मिक्सिंग की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन जीरो होती है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू होती है नेगेटिव, ये आप लिख सकते हो। यहाँ पे जो डेल्टा एच मिक्सिंग होती है ये भी पॉजिटिव होता है, यहाँ पे जो डेल्टा एच मिक्सिंग होता है वो नेगेटिव होता है, ये लिख सकते हो। और यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव कहने का मतलब क्या हुआ कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो कम हो गया है और जो इनिशियल वॉल्यूम है वो ज्यादा है। और फाइनल वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या हुआ कि जो इंटरेक्शन यहाँ पे है वो इंक्रीज हो गया है। तब बोलोगे मिक्सिंग के बाद यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है वो कम हो जाता है, और इस वाले में जो इंटरेक्शन होता है मिक्सिंग के बाद वो इंक्रीज हो जाता है। और जब इंटरेक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो भी हाई हो जाएगी, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगा। इसमें से कोई भी पॉइंट आप लिखना चाहो तो वहां पे लिख सकते हो। ये तो हो गया इसका ए पार्ट। बी पार्ट में कह रहा है डिफाइन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसका भी आंसर आप यहीं से लिख सकते हो। पहले तो एजियोट्रॉप क्या होता है आप लिख देना, ऐसा कोई भी मिक्सचर जिसका कंपोजिशन वेपर फेज में और लिक्विड फेज में सेम रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और जब वेपर फेज और लिक्विड फेज में इसका कंपोजिशन सेम रहेगा तो जितना फ्रैक्शन लिक्विड में दोनों कंपोनेंट का बचेगा,
सेम उसी रेशियो में कंपोनेंट उसके आएंगे वेपर में भी, इसलिए उसको आप डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। ये तो हो गया एजोट्रॉपिक मिक्सचर। अब मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब क्या है कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई है। और हाई बॉइलिंग पॉइंट कब आता है? जब आपने बोला कि ए और बी को मिक्स करने के बाद इनके बीच में इंटरेक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो आप बोल देना कि जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं वो दो कंपोनेंट के ऐसे मिक्सचर होंगे जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नॉर्मल उनके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा रहता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिक्सिंग के बाद द इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी is greater than the interaction between the molecules of A with A or interaction of the molecule of B with B। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्टिविटी। अब SN2 की रिएक्टिविटी के लिए सबसे पहले तो आप इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना लो, फिर डिस्कस करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। CH3 CH2 CH2 Cl, ये है 1 क्लोरोप्रोपेन। CH3 CH2 CH2 Br, ये हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। एंड दिस वन इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। 3 कार्बन का प्रोपेन, दूसरे पे मिथाइल ग्रुप और दूसरे पे ही Br ग्रुप, ये हो गया। ये तो आपको दिख रहा होगा 3 डिग्री, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। और SN2 का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? 1 डिग्री सबसे हाई, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। मतलब इन दोनों की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी फर्स्ट सेकेंड की और थर्ड की कम होगी। तो पहले तो ये हो गया ऑर्डर। अब इन दोनों में चेक कर लो, जब आपके दोनों 1 डिग्री होंगे तो आपको अब ऑर्डर लिखना होगा इनके हेलोजन के साइज के बेस पे कि कौन कितना आसानी से एलिमिनेट हो सकता है। और हेलोजन के लिए ऑर्डर आपने पढ़ा है कि आई ज्यादा आसानी से रिएक्ट कर जाता है देन द ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो यहाँ पे ब्रोमीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी आपको लिखना है सबसे ज्यादा मीन्स फर्स्ट, दिस वन इज एट द सेकेंड नंबर एंड दिस वन इज एट थर्ड नंबर। ये इसका हो जाएगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर। अब इसी का बी पार्ट है, हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड एज मेन प्रोडक्ट while AgCN फॉर्म आइसोसाइनाइड एज द चीफ प्रोडक्ट। वाई? तो कोई भी आपके पास हेलो एल्केन होगा, जैसे मान लो CH3Cl हम लिख देते हैं, इसका रिएक्शन जब आप KCN के साथ कराते हो तो KCN आयनिक कंपाउंड है, इसलिए अपने आयन में डिसोसिएट होता है। जैसे Cl को यहाँ पे बाहर करोगे, कार्बोकैटायन फॉर्म करोगे, तो नेगेटिव पार्ट आसानी से यहाँ पे अटैक कर जाएगा और इस तरीके से साइनो प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। लेकिन जब सेम रिएक्शन आप कराते हो AgCN के साथ, जो AgCN है ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है, और कोवैलेंट कंपाउंड यहाँ पे क्या होगा? डिसोसिएट नहीं होगा। इसलिए इस पॉजिटिव आयन के साथ बाइंड होने के लिए जो नाइट्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है, इसलिए इस CH3 की बाइंडिंग हो जाती है नाइट्रोजन के थ्रू, इस तरीके से। और जैसे ही नाइट्रोजन इसके साथ बाइंड होगा फिर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, इसलिए CH3NC अलग हो जाएगा और Ag अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आइसोसाइनाइड बन जाता है। तो आपको बस लिख देना है कि ये आयनिक कंपाउंड है इसलिए साइनाइड बनाता है, ये कोवैलेंट कंपाउंड है और ये आयनाइज नहीं होता, दैट्स व्हाई इट ऑलवेज फॉर्म द आइसोसाइनाइड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पहला पार्ट है आपको कन्वर्ट करना है बेंजीन टू एस्टोफिनोन। बेंजीन मतलब ये हो गया और एस्टोफिनोन मतलब हो गया यहाँ पे COCH3। आपको COCH3 लगाना है, मतलब कि एसाइल ग्रुप लगाना है। और एसाइल ग्रुप के लिए आप लोग क्या करते हो? एसाइलेशन कराते हो, तो बस सीधे इसका एसाइलेशन करा दो, मतलब CH3COCl से रिएक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और इससे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एसाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें इथेनोइक एसिड को कन्वर्ट करना है प्रोपेनोइक एसिड में। जो इथेनोइक एसिड है वो है CH3COOH, और प्रोपेनोइक एसिड होता है CH3CH2COOH। तो यहाँ पे एक कार्बन आपको बढ़ाना है, और कार्बन बढ़ाने के लिए मुझे लगता है सबसे आसान रिएक्शन है जब आप साइनाइड ऐड करके आप कहीं पे कार्बन को बढ़ाते हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो साइनाइड होता है वो हैलाइड के साथ आसानी से अटैच हो पाता है, इसलिए इसको हैलाइड में कन्वर्ट करना है। और हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसको हम बनाएंगे एल्कोहल, इसलिए कर देते हैं इसका हम लोग रिडक्शन। तो यहाँ पे इसका रिडक्शन कर दोगे तो बन जाएगा ये एल्कोहल CH3CH2OH। अब इसका रिएक्शन करा देते हैं SOCl2 के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये OH को हटाता है और लगा देगा यहाँ पे क्लोरीन। अब रिएक्शन करा दो KCN के साथ, तो ये Cl को हटा के यहाँ पे CN लगाएगा, तो बन जाएगा CH3CH2CN। अब जब CN की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो तो वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे लिख दो एसिडिक हाइड्रोलिसिस।
तो जैसे करोगे ये बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा कन्वर्जन। इसी का आर पार्ट कह रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन कार्बोनिल ग्रुप एट दे डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाई। मतलब जो एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप देते हैं, कार्बोनिल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में भी प्रेजेंट है, लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देता? इसका आंसर देखिए क्या है। तो पहले जो भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, वहां पे इसका हिसाब कैसा होता है? ये COCH3 कीटोन होगा तो ऐसे होगा, एल्डिहाइड होगा तो इस तरीके से होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना है। मतलब कोई भी आपके पास कंपोनेंट होगा, जैसे मान लो HCl हम ले लेते हैं, तो इसका एक पार्ट ऑक्सीजन पे जाएगा और एक पार्ट इस कार्बन पे आएगा और ये एडिशन हो जाएगा। उसके लिए पहले इलेक्ट्रॉन इसका इधर शिफ्ट करता है, इसके ऊपर नेगेटिव पार्ट आता है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। मतलब जो भी आप यहाँ पे ऐड करने के लिए लाओगे, उसके पॉजिटिव पार्ट को आपको भेजना है O के साथ, और नेगेटिव पार्ट को इस कार्बन पे अटैच करना है। आपका ये बन जाता है एडिशन प्रोडक्ट। जैसे इसका एडिशन प्रोडक्ट क्या लिखोगे, CH3 C पे OH हो जाएगा और यहाँ पे इस पे CN आ जाएगा। ठीक है, साइनोहाइड्रिन इसको बोलते हैं। इस तरीके से रिएक्शन होता है। तो कह रहा है कि ये रिएक्शन अब ये जो एसिड है क्यों शो नहीं करता, तो उसके पीछे का रीजन क्या है समझ लीजिए। तो ये आपका है एसिड। अब अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखाना है तो उसका जो भी नेगेटिव पार्ट होगा उसको कहाँ भेजना है, इस कार्बन पे भेजना है। और कार्बन पे कितनी आसानी से आएगा, कितनी डिफिकल्टी से आएगा, वो डिपेंड करता है कि कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है वो स्टेबलाइज है कि नहीं। तो अभी इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दोगे तो नो डाउट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो आएगा, लेकिन ये जो OH का इलेक्ट्रॉन है ये एसिडिक नेचर शो करता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है। और जब इलेक्ट्रॉन O की तरफ शिफ्ट होगा तो O इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा। ये जब कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है तो इसके पॉजिटिव चार्ज को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। मतलब पॉजिटिव सेंटर जो जनरेट होता है कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर, वो ज्यादा ही स्ट्रांग होता है और यहाँ पे उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं हो पाता। सो ड्यू टू जनरेशन ऑफ वीक पॉजिटिव सेंटर एट द कार्बन, द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शोन बाय द कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट पॉसिबल। या फिर लिख सकते हो कि इसके रिएक्शन की रेट क्या रहेगी, बहुत ज्यादा स्लो रहेगी, इसलिए रिएक्शन ये आसानी से शो नहीं करता। इसका बी पार्ट है, वाई एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसका भी आंसर सेम इसी पे बेस्ड है। जैसे अब कीटोन आपने लिखा था तो क्या लिखा था, आर आर के साथ यहाँ पे था C डबल बॉन्ड O। एल्डिहाइड था तो क्या था, R डबल बॉन्ड C के साथ था, फिर यहाँ पे H था। अब जब यहाँ पे एक पार्ट ऐड करने के लिए लाओगे तो इसको प्रॉपर प्लेस चाहिए, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज रिएक्शन की रेट कम हो जाती है। तो कीटोन में यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप लगे रहते हैं, इसलिए कार्बन के पास जो भी ग्रुप आता है अटैच होने के लिए वो ज्यादा फील करता है स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा सा कम होता है, इसलिए एल्डिहाइड में रिएक्शन की रेट थोड़ी सी ज्यादा रहती है और कीटोन में रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, कम रहेगी, इसलिए एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड क्या है इसको समझ लीजिए। जब डीएनए आप बनाते हो तो डीएनए के अंदर कुल 3 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें सुगर होता है और नाइट्रोजनस बेस, और इसके अलावा होता है यहाँ पे फास्फेट ग्रुप। इन्हीं तीनों को ऐड करते हैं तो एक मोनोमर यूनिट बनता है, और वही मोनोमर यूनिट जब बार बार रिपीट होगा तो फिर उससे पूरा पॉलीमर बन जाता है, यानी उसी को डीएनए हम लोग बोलते हैं। तो जब सुगर बाइंड होता है नाइट्रोजनस बेस से, तो इस दोनों कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और इसके अंदर जो इंटरेक्शन है वो कौन सा इंटरेक्शन होता है, ग्लाइकोसिडिक। अब उसके बाद यही जो न्यूक्लियोसाइड है उसको आप बाइंड कर देते हो फास्फेट ग्रुप से, तो इन तीन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है वो आपका इंटरेक्शन होता है फास्फोडाइस्टर। तो इस तरीके से दो अलग अलग इंटरेक्शन के थ्रू आप शुगर के साथ बाइंड करते हो बेस को और इस फास्फेट ग्रुप को। अब इसकी करा देनी है आपको हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर से रिएक्शन। तो जो वाटर से रिएक्शन करता है तो जो फास्फेट ग्रुप है वो बनाता है फास्फोरिक एसिड। तो एक प्रोडक्ट तो आपको मिलेगा फास्फोरिक एसिड। और अगर आपने हाइड्रोलिसिस और स्ट्रांग कराई है, यानी कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस नहीं हुई है, तो फिर ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक होगा, तो शुगर फिर अलग हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पे लिख देना दूसरा प्रोडक्ट बनेगा पेंटोज शुगर। और उसके बाद तीसरा प्रोडक्ट लिख देना नाइट्रोजनस
बेस, ये 3 कुल प्रोडक्ट आते हैं जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो न्यूक्लियोटाइड की। अगर न्यूक्लियोसाइड की आपके हाइड्रोलिसिस पूछेगा तो वहां पे बोल देना कि शुगर मिलेगा और नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन। तो आप यहाँ पे उसकी जगह आप प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस भी बोल सकते हो। ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अब इसी का बी वाला पार्ट है, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी बट द मिक्सचर ऑब्टेन्ड आफ्टर हाइड्रोलिसिस इज लीवोरोटेटरी, व्हाई? आप जानते हो कि जब सुक्रोज से आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हो तो वो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसलिए इसको हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं। लेकिन जब इसकी आप हाइड्रोलिसिस कर देते हो तो हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ पे मिलता है प्रोडक्ट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जिसमें से जो ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और जो फ्रक्टोज है वो लीवोरोटेटरी है। एंड द लीवो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज इज ग्रेटर देन द डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ द ग्लूकोज। इसलिए इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसमें फ्रक्टोज का लीवो रोटेशन ज्यादा होने की वजह से जो पूरा मिक्सचर है वो लीवो रोटेशन शो करता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो रोटेशन है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है और इसीलिए इस शुगर को हम लोग इनवर्ट शुगर बोलते हैं, जिसमें इन्वर्जन हो जाता है उसके रोटेशन का। तो ये तो हो गया पूरा सेक्शन बी। सेक्शन सी के साथ फिर हम मिलेंगे आपको दूसरे वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।